Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu complete news analysis for 29th of January 2019. तो 29 जनवरी 2019 का न्यूज़ एनालिसिस शुरू करेंगे. Before we start, these are the questions for you today. The first question is what is E-Rosetta? So what is E-Rosetta? ये मैंने डिस्कस भी किया न्यूज़ आइटम्स में. The options are unmanned aerial vehicle, X-ray telescope, a new type of gene found in humans, या intercontinental ballistic missile. This is question number 1. Question number 2 is consider the following statements with respect to Sarus crane. First statement is saying that it is the tallest flying bird in the world. Second statement is saying that it's a non-migratory bird. So these are the two statements. You have to tell me which of the following are correct. One only, two only, both, या none. थर्ड क्वेश्चन इज सुभाष चंद्र बोस पुरस्कार विच हैज़ बिन रिसेंटली कंस्टिट्यूटेड. तो अभी हाल ही में सुभाष चंद्र बोस के नाम पे 3-4 चीज़ें की गई, जैसे अंडमान में एक द्वीप का नाम बदल दिया गया है, ओके, और एक पुरस्कार बनाया गया है. वन अवार्ड हैज़ बीन कंस्टिट्यूटेड इन हिज नेम. तो यू हैव टू टेल मी विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स इट इज रिलेटेड टू. विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स? ऑप्शंस आर डिजास्टर मैनेजमेंट, ह्यूमन राइट्स, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, या नक्सलिज्म. So these are the 3 questions for you today. Please do try to answer these questions in the comment section below. Along with this friends, I would like to tell you that the PDF which we have released is for August to October, and जैसे ही जनवरी खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हम नवंबर, दिसंबर और जनवरी का भी PDF रिलीज कर देंगे. ओके, सो बेसिकली दीज 3 months PDF विल बी रिलीज सून. और अगस्त टू अक्टूबर का PDF अगर आपने नहीं लिया तो यू कैन टेक दैट. यू कैन सी द सैम्पल हैज़ ऑल्सो बीन अपलोडेड, and once you see the sample then only you should get the PDF. Now let's start with the news analysis parts friends. News analysis शुरू करते हैं. The first news is from the front page only. The Bodo outfit leader have been convicted in Assam blast case. तो अपने को ये पूरी न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है. The thing which is important for us is who are Bodos. Basically Bodos जो होते हैं वो एक एथनोलिंग्विस्टिक ग्रुप है. एथनोलिंग्विस्टिक ग्रुप कहाँ के हैं? वो असम के हैं. ओके, सो रिमेंबर द फर्स्ट थिंग दैट दे आर एथनोलिंग्विस्टिक ग्रुप एंड इट इज़ द एथनोलिंग्विस्टिक ग्रुप फ्रॉम असम. ओके, और इनके बारे में एक और चीज़ बता दूं आपको कि इनकी सेपरेट लैंग्वेज है जिसको हम बोडो लैंग्वेज बोलते हैं. सेपरेट लैंग्वेज दे स्पीक विच इज़ नोन एज द बोडो लैंग्वेज. एंड वो बोडो लैंग्वेज जो है वो वन ऑफ द 22 लैंग्वेजेस हैं जो कि हमारे शेड्यूल के द्वारा मानी जाती है. कॉन्स्टिट्यूशन में जो 22 लैंग्वेजेस है ना, उसमें एक लैंग्वेज बोडो लैंग्वेज भी है. और बोडो पीपल को मेच कहा जाता है. मेच कहा जाता है इन वेस्ट बंगाल. अगर वेस्ट बंगाल में बोडो पीपल है तो उनको मेच कहा जाता है, MECH. ओके, एंड मीच या मेच आप जो भी बोलना चाहें ये उनको बोला जाता है. तो ये 3 फैक्ट्स याद रखेगा. बोडो पीपल एक एथनोलिंग्विस्टिक ग्रुप है, असम का ग्रुप है, और ये नेपाल और वेस्ट बंगाल में भी पाए जाते हैं. तो नेपाल और वेस्ट बंगाल में इनको मेच कहा जाता है, MECH. और इनकी खुद की एक लैंग्वेज है जिसको हम बोलते हैं बोडो लैंग्वेज, विच इज़ वन ऑफ द 22 लैंग्वेजेस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसको शेड्यूल मानता है, शेड्यूल लैंग्वेज मानता है, उनमें से एक बोडो लैंग्वेज भी है. सो दीज आर द फैक्ट्स फ्रॉम बोडोज रिलेटेड टू which is important for us. Okay, now let's move to the second page. IIT Roper to tie up with Taiwan University. Okay, तो ताइवान यूनिवर्सिटी के साथ IIT रोपर यानी कि IIT रोपर पंजाब जो है उन्होंने एक समझौता किया है फॉर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ओके, फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वी आर कोऑपरेटिंग विद द ताइवान यूनिवर्सिटी. ओके, चुआंग चेंग यूनिवर्सिटी इसका नाम है, चुआंग चेंग यूनिवर्सिटी. ओके, ताइवान की है. तो याद रखिएगा IIT रोपर. कभी भी अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे लिखने के लिए आता है ना, तो आपको एक बार ये अच्छा फैक्ट रहेगा कि हमने क्या क्या स्टेप उठाए हैं. तो उसमें से आपको ये बताने के लिए बहुत सही पॉइंट मिल जाएगा कि हमारी जो IIT पंजाब की यूनिवर्सिटी, IIT पंजाब है, जो IIT रोपर है, वो बेसिकली कोऑपरेट कर रही है विद द Taiwan University for Artificial Intelligence. Okay, so this is the fact from there. Now Dras, the second coldest inhabited place in the world. ये याद रखेगा कि द्रास के बारे में देखा गया है. द्रास जो है वो जम्मू कश्मीर में है, एंड इट इज़ द सेकंड कोल्डेस्ट इनहैबिटेड प्लेस इन द वर्ल्ड. सेकंड मोस्ट कोल्डेस्ट इनहैबिटेड प्लेस इन द वर्ल्ड. तो ये बहुत बड़ा फैक्ट है, कि अच्छा फैक्ट है. एंड ये देखो कैसे छुपा के लोग लिख देते हैं, ऐसा फैक्ट है ना, छोटे छोटे करके इधर साइड कर देते हैं. तो द्रास के बारे में याद रखिएगा, सेकंड कोल्डेस्ट इनहैबिटेड प्लेस इन द वर्ल्ड. अब जब सेकंड कोल्डेस्ट है तो कोई ना कोई प्लेस कोल्डेस्ट इनहैबिटेड भी होगा. तो याद रखिएगा जो कोल्डेस्ट इनहैबिटेड प्लेस है वो है ओयमियाकॉन. ओके, ओयमियाकॉन इन रशिया. तो ओयमियाकॉन इन रशिया, दिस इज द कोल्डेस्ट इनहैबिटेड प्लेस. एंड द्रास जो है वो सेकंड कोल्डेस्ट इनहैबिटेड प्लेस है. याद रखा, इनहैबिटेड का मतलब होता है जहां पर रेसिडेंट्स रह रहे हो, जहां लोग रह रहे हो. तो दैट इज द रीजन. ओके, Dras is the second coldest inhabited place and Oymyakon in Russia is the coldest inhabited place in the world. Okay, तो ये दोनों facts भी याद रखेगा. This was another important fact which is needed for us. Okay, तो हमने देख लिया. Now let's move to the next pages. आगे के pages में move करते हैं.
Now, Andhra Pradesh Buddhist remains date back to the Satvahana period. Now, this is a new finding. एक नया आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को कुछ खुदाई करने से मिलता ही रहता है उनको, आपको पता है। तो अपन को यहाँ सतवाहना का जब नाम आ ही गया तो सतवाहना के बारे में थोड़े से फैक्ट्स अगर देख लें तो कोई बुरा नहीं है ना। तो लेट्स स्टार्ट विद द फैक्ट्स फर्स्ट। हु वॉज द फाउंडर ऑफ सतवाहना डायनेस्टी? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछ सकता है कोई भी। तो हु वॉज द फाउंडर ऑफ सतवाहना डायनेस्टी? तो सिमुका वॉज द फाउंडर ऑफ सतवाहना डायनेस्टी। ओके, तो सिमुका वॉज द फाउंडर ऑफ सतवाहना डायनेस्टी एंड दे आर बिलीव टू हैव डिस्ट्रॉयड द शुंगा पावर। ओके, शुंगास में कौन कौन थे? पुष्यमित्र, शुंग, ये सब जो थे ना, अग्निमित्र, पुष्यमित्र, ये थे शुंगास थे। एंड सिमुका वॉज द फाउंडर ऑफ सतवाहना डायनेस्टी एंड ही इज बिलीव्ड टू हैव डिस्ट्रॉयड द शुंगा पावर। नाउ हाला जो था, हाला भी सतवाहना किंग था। हाला वॉज ऑल्सो वन ऑफ द ग्रेट सतवाहना किंग। मैं वो सारे फैक्ट्स आपको बता रहा हूँ जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हाला के बारे में एक फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये उन्होंने किताब लिखी थी। हैज कंपाइल्ड वन ग्रैंड बुक, उसका नाम था गाथा सप्तसती। गाथा सप्तसती या फिर उसको गाहा सत्यसाई भी कहा जाता है प्राकृत लैंग्वेज में। तो याद रखिएगा, हाला ने कंपाइल की थी, हाला सतवाहना किंग थे। एंड याद रखिएगा कि ही हैज कंपाइल्ड गाथा सप्तसती, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक। ये फैक्ट अगर आपको याद है तो आप एक समझ लीजिए, एक क्वेश्चन तो आपका फिक्स रहता है किसी न किसी एग्जाम में। तो गाथा सप्तसती बाय हाला। देन द लॉस्ट पावर ऑफ सतवाहना वॉज रिवाइव्ड बाय अनदर किंग दैट वॉज गौतमी पुत्र सतकर्णी। तो इनको सतवाहनाज में ही सतकर्णी किंग्स थे जिनके लाइन में नाम में सतकर्णी आता था। तो द लॉस्ट, सतवाहना एक बार गया तो पावर लॉस कर गया था, उसके बाद उसको दोबारा रिगेन कराने का जो काम था वो गौतमी पुत्र सतकर्णी का था। एंड ही इज डिस्क्राइब्ड एज द डिस्ट्रॉयर ऑफ शकाज, पहलवा एंड यवना पावर। ओके, तो उनके ऊपर एक इंस्क्रिप्शन भी, एक प्रशस्ति भी लिखी गई है। जैसे इलाहाबाद प्रयाग प्रशस्ति आपको पता है ना, समुद्रगुप्त के ऊपर लिखी गई है इलाहाबाद प्रयाग प्रशस्ति। अशोका के ऊपर भी है, उसमें थोड़ा सा लिखा हुआ है। और प्रयाग प्रशस्ति में फिर समुद्रगुप्त के बारे में भी लिखा हुआ है। ओके, तो नासिक प्रशस्ति इसी तरीके से लिखी गई है, नासिक प्रशस्ति अबाउट गौतमी पुत्र, नासिक प्रशस्ति। ओके, नासिक प्रशस्ति याद रखिएगा। नाउ द ओरिजिन ऑफ सतवाहनाज इज अ मिस्ट्री बट दे आर कंसीडर्ड टू बी द ब्राह्मण्स। ओके, तो उनको ब्राह्मण्स कंसीडर कहा जाता है। तो ये भी याद रखिएगा कि इनको ब्राह्मण्स कंसीडर किया जाता है। बट दे ऑल्सो प्रोपोगेटेड प्रमोटेड बुद्धिज्म। तो ये इन्होंने बुद्धिज्म भी प्रमोट किया था। नागार्जुन कोंडा और अमरावती जो था वो इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट लोकेशंस बन गए थे सतवाहना टाइम में। इसीलिए जो ये न्यूज़ है ये भी लिखा गया है कि जो बुद्धिस्ट रिमेन्स है वो सतवाहना टाइम के पीरियड के हैं, क्योंकि उन्होंने प्रमोट किया था बुद्धिज्म को। और उसी समय पे नागार्जुन कोंडा और अमरावती जो फेमस साइट्स हैं वो आई थी सतवाहना पीरियड में। ओके, ना ब्राह्मी स्क्रिप्ट का भी नाम आया था इसी न्यूज़ आइटम में। ब्राह्मी स्क्रिप्ट का मैं दिखा नहीं रहा हूँ, लेकिन ब्राह्मी स्क्रिप्ट का नाम आया था। तो फैक्ट जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट से सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछा भी गया यूपीएससी में वो है जेम्स प्रिंसेप ने उसको डेसिफर किया था। हु डेसिफर्ड द ब्राह्मी स्क्रिप्ट? तो जेम्स प्रिंसेप डेसिफर्ड द ब्राह्मी स्क्रिप्ट इन 1837। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये सारे हैं। सो दीज आर द फैक्ट्स रिलेटेड टू सतवाहनास। मैंने बता दिया सिमुका के बारे में, गौतमी पुत्र सतकर्णी के बारे में, नासिक प्रशस्ति बता दी आपको। ओके, इसके अलावा जो भी मुझसे बन पड़ता था मैंने बता दिया। सो दैट इज दीज आर द फैक्ट्स। अब लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज आइटम, आगे की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे आपको एक फिगर दिख रहा होगा, यहाँ पे कुछ लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं ना, चॉकलेट भी खा रहे हैं क्या, जो भी कर रहे हैं। तो ये बेसिकली मोग ट्राइब का है। मोग ट्राइब इज अ त्रिपुरा ट्राइब। ओके, तो ये सबसे बड़ा फैक्ट याद रखिएगा कि त्रिपुरा की एक ट्राइब है मोग ट्राइब, जिसका डांस है संगराई डांस। ओके, तो ये लोकरंग फेस्टिवल होता है भोपाल में। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। लोकरंग फेस्टिवल कहाँ होता है? भोपाल में होता है। तो 3-4 फैक्ट्स अपने को मिल गए। लोकरंग फेस्टिवल कहाँ होता है? ये आपका भोपाल में होता है। फिर मोग ट्राइब कहाँ की है? ये आपकी त्रिपुरा की है। ये संगराई डांस किसका है? ये मोग ट्राइब का डांस है, त्रिपुरा का डांस है संगराई डांस। तो ये सारे फैक्ट्स याद रखेगा, आर्ट एंड कल्चर में पूछ सकता है। लोकरंग फेस्टिवल भोपाल, संगराई डांस मोग ट्राइब त्रिपुरा। तो ये सारे फैक्ट्स इस तरीके से अपन ने याद कर लिए। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज आइटम, आगे की न्यूज आइटम मूव करते हैं। इंडिया कांट हैंडल मोर बिग कैट्स। ओके, तो इंडिया कांट हैंडल मोर बिग कैट्स। तो सबसे पहले फैक्ट्स देख लेते हैं। एंड इंडिया हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ वाइल्ड टाइगर्स इन द वर्ल्ड। ओके, तो इंडिया हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ वाइल्ड टाइगर्स इन द वर्ल्ड। और इंडिया में जो टाइगर रिजर्व्स हैं उनके नंबर 50 हैं। देयर आर 50 टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया एंड इनको प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर रखा गया है। प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में बता देता हूँ, 1973 में आया था, याद रखिएगा। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आया था और जिम कॉर्बेट जो था वो वहाँ से स्टार्ट किया गया था। एंड ये आपका NTCA एक बॉडी है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो कि 2005 में बनी थी। NTCA वॉज फॉर्म्ड इन 2005। ओके, तो ये भी एक फैक्ट याद रखेगा। 1973 लेकिन डेट याद रखेगा। इंडिया इज होम टू 70% ऑफ द टाइगर्स इन द वर्ल्ड। इंडिया में वर्ल्ड के 70% टाइगर्स इंडिया में ही हैं। और जो सेंसस हुआ था 2011 में, उसके अकॉर्डिंग
1706 टाइगर थे, 2006 में हमारे पास 1411 थे, और 2014 में हमारे पास 2226 थे। 2226 ये नंबर याद रखिएगा, 2226। अभी दूसरा एक और सेंसस आने वाला है, उसका डेटा भी आने वाला है मई में, तो पता चल जाएगा कि अभी एट प्रेजेंट कितना है। ओके, तो 2226 जरूर याद रखिएगा, 2014 का डेटा है। ओके, एंड ये याद रखिएगा 70% जो टाइगर्स हैं वो हमारे इंडिया में ही हैं वर्ल्ड के। ओके, ना अब इस न्यूज़ आइटम में बोला गया कि इंडिया कांट हैंडल मोर बिग कैट्स। ओके, तो ज़्यादा कैट्स हम हैंडल नहीं कर सकते। इसका रीज़न क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दैट? तो इसका रीज़न ये है कि दैट कि जो कोर फॉरेस्ट एरिया है दैट इज वेरी ड्विंडलिंग। ओके, तो कोर फॉरेस्ट एरियाज आर ड्विंडलिंग एंड श्रिंकिंग टाइगर कॉरिडोर्स। ओके, तो टाइगर कॉरिडोर श्रिंक कर रहे हैं, जो कोर फॉरेस्ट एरिया है वो ड्विंडल कर रहा है, वो खत्म होता जा रहा है। और टाइगर कॉरिडोर्स क्या होता है? दीज आर द स्ट्राइप्स ऑफ लैंड दैट अलाउ टाइगर्स टू मूव अनफेटेड अक्रॉस डाइवर्स हैबिटेट। तो ऐसी स्ट्राइप्स जहां पे टाइगर्स बिल्कुल फ्रीली घूम सकते हैं वो कहलाता है टाइगर कॉरिडोर। तो ऐसे टाइगर कॉरिडोर भी श्रिंक कर रहे हैं, और जो उनका टोटल जो उनके लिए अलॉटेड एरिया है वो भी कम होता जा रहा है धीरे धीरे। ओके, एंड एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि लो अवेलेबिलिटी ऑफ प्रे, जो प्रे है जिसके ऊपर वो फीड करते हैं वो भी कम होता जा रहा है इन द टाइगर रिजर्व्स। तो यह जो उनकी कैपेसिटी है सपोर्ट करने की, कैरिंग कैपेसिटी है जो नेचर की इस समय इंडिया में, तो वो बिल्कुल खत्म होती जा रही है। देयरफॉर वी कैन नॉट हैंडल मोर टाइगर कैट्स पॉपुलेशन, और जब तक कि हम उनके लिए प्रॉपर हैबिटेट की बात नहीं करते हैं तब तक ये दिक्कत रहेगी। देयरफॉर यही इसलिए ये इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम था। तो याद रखिएगा श्रिंकिंग जो उसका इनका एरिया है, और जो मैंने बताया कि प्रे के नंबर घटते जा रहे हैं, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि टाइगर रिजर्व्स में प्रे के नंबर घटते जा रहे हैं। ओके, एंड टाइगर कॉरिडोर्स बिल्कुल खत्म होते जा रहे हैं। सो दीज आर द रीजंस फॉर दिस न्यूज़ आइटम। ना भोपाल गैस लीक के बारे में आपको बता दूं कि जो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री थी उससे मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव शुरू हो गया था। ये 2 और 3 दिसंबर मिडनाइट की बात है, 2 और 3 दिसंबर मिडनाइट इन 1984 ये हादसा हुआ था। और अभी जो बात चल रही वो ये चल रही कि और ज़्यादा कंपनसेशन की बात चली, क्योंकि अभी भी वहाँ की जो जनरेशन है वो डिसेबल्ड पैदा हो रही हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी डिसेबल्ड पैदा हो रहे हैं, और सेरेब्रल पाल्सी और ये सारी बीमारियों के वो शिकार होते जा रहे हैं। तो यूनियन कार्बाइड जो है अमेरिकन कंपनी थी, याद रखेगा, एंड इसका ही प्लांट था वहाँ पे, और वहाँ से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस थी, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का लीक हो गया था। और 2 और 3 दिसंबर का मिडनाइट 1984 को यह हादसा हुआ। तो ये सारे फैक्ट्स भोपाल गैस ट्रेजेडी से रिलेटेड है, मैंने रिपीट कर दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो इसके बारे में। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज आइटम। यहाँ पे तमिल ट्रांसलेशन हैज वॉन द रोमेन रोलैंड प्राइज। ओके, तो तमिल ट्रांसलेशन हैज वॉन द रोमेन रोलैंड प्राइज, और ये जो ट्रांसलेशन हुआ एक फ्रेंच बुक का हुआ है, फ्रेंच नॉवेल का हुआ है। द नेम ऑफ द नॉवेल इज द लाइफ ऑफ एन अननोन मैन। ओके, द लाइफ ऑफ एन अननोन मैन उसका ट्रांसलेशन हुआ है। एंड लाइफ ऑफ एन अननोन मैन जो ये बुक है इसके लिखा गया है एंड्रे मैकीन द्वारा। एंड्रे मैकीन हैज़ रिटन दैट बुक, एंड जो ट्रांसलेशन हुआ है तमिल ट्रांसलेशन वो एसआर किचेना मूर्ति ने किया है। ओके, तो एसआर किचेना मूर्ति ने ये ट्रांसलेशन किया है। इन्हीं को मिला है रोमेन रोलैंड प्राइज। और रोमेन रोलैंड प्राइज अब आपको पता रहेगा कहाँ से दिया जाता है, ये फ्रांस से दिया जाता है, फ्रेंच गवर्नमेंट देती है। तो याद रखिएगा ये जो बुक है इसका नाम है लाइफ ऑफ एन अननोन मैन। अब फ्रेंच में तो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ पाऊंगा। ओके, तो इसको मैं इसका आई विल नॉट बी एबल टू प्रोनाउंस दिस वर्ड। सो याद रखिएगा कि द लाइफ ऑफ एन अननोन मैन, एंड्रे मैकीन, और जो इनका ट्रांसलेशन हुआ है वो एसआर किचेना मूर्ति ने किया। ओके, तो रोमेन रोलैंड प्राइज, दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ लेट्स कम टू द एडिटोरियल सेक्शन। Shot in the arm. Now basically shot in the arm is basically related to insolvency and bankruptcy code. Insolvency and bankruptcy code के बारे में रिसेंटली मैंने एक न्यूज़ आइटम आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट हैज़ अपहेल्ड दैट इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। तो सुप्रीम कोर्ट में इसके अगेंस्ट फाइल की गई थी, केस फाइल किया गया था कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, सही नहीं है, और ये सारी चीज़ें इसको बिल्कुल आप डिक्लेयर कर दो कि ये सही नहीं है। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने इसको सही बोला, सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपहेल्ड किया था, तो वही डिसीजन था ना। उसी के बारे में ये लिखा गया है आर्टिकल, ये क्या दिक्कत थी, किसने मेन किया था। तो यहाँ पे पहले मैं आपको 2 टर्म बताना चाहता हूँ, 2 टर्म्स एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। इसमें एडिटोरियल में एक्चुअली ये था कि इन्होंने लिख तो दिया है बट एक्सप्लेन नहीं किया है कुछ टर्म्स को, तो बहुत ज़्यादा टफ लैंग्वेज है। मतलब अगर मेरा एडिटोरियल आप नहीं सुनेंगे अभी और आप इसको डायरेक्ट पढ़ने की कोशिश करिए एक बार, तो यू विल फाइंड दैट दिस इज वेरी कॉम्प्लेक्स, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लिख दिया है। तो 2 टर्म्स पहले बताना जरूरी है, एक है ऑपरेशनल क्रेडिटर और दूसरा है फाइनेंशियल क्रेडिटर। ओके, तो ऑपरेशनल, देखो क्रेडिटर कौन होता है, जो आपको लोन देता है, जो आपको ऋण देता है। ओके, क्रेडिटर कौन होता है, जो आपको पैसे देता है। तो जो सप्लायर होते हैं, जो कस्टमर होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, सप्लायर्स
कस्टमर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स, ये ऑपरेशनल क्रेडिटर्स कहलाते हैं। ओके, सप्लायर्स, कस्टमर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स, दे आर ऑपरेशनल क्रेडिटर्स। ओके, एंड दूसरे जो होते हैं मतलब देखो सप्लायर कैसे, जिसने सप्लाई कर दिया पर पैसे नहीं लिए। ओके, तो एक तरीके से उसने आपको माल दे दिया लेकिन आपसे पैसे नहीं लिए, तो एक तरह का उसने भी पैसे ही दिए ना आपको, एक तरीके से उसने फ्री में अभी काम किया, बाद में वो पैसे लेगा आपको, उधार तो दे ही दिया। तो क्रेडिटर वही होता है कि जो सप्लायर, कस्टमर, कॉन्ट्रैक्टर, ये ऐसे लोग हैं जो सर्विस के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, ऑपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ऑपरेशनल क्रेडिटर कहलाते हैं। कुछ होते हैं फिनेंशियल क्रेडिटर। फिनेंशियल क्रेडिटर मतलब जैसे बैंक्स, जो बैंक लेंड करता है मनी आपको, वो फिनेंशियल क्रेडिटर कहलाता है। ओके, तो दो तरीके के क्रेडिटर मैंने बता दिए, एक हो गया ऑपरेशनल क्रेडिटर जिसमें कहते हैं सप्लायर्स, कस्टमर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स, और दूसरे हो गए आपके फिनेंशियल क्रेडिटर्स जिसमें आ गए आपके बैंक्स। अब देखो, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का जो बेसिक जिस्ट है, जो उसकी आत्मा है, मैं आपको बता चुका हूं कई बार कि कुछ कंपनीज क्या होती हैं, वो फेल कर जाती हैं। जब वो फेल करती हैं तो उनका लिक्विडेशन होता है। लिक्विडेशन मतलब उनकी चीज़ों को बेचा जाता है और उससे फिर पैसा निकाला जाता है। फॉर एग्जांपल नीरव मोदी अब मान लो भाग गया, नीरव मोदी अब इंडिया में नहीं रहा, तो उसकी कंपनी इसको तोड़ ताड़ के जो भी निकला वो उसको बेचेंगे, उसकी गाड़ियाँ बेचेंगे और सारी चीज़ों का ऑक्शन होगा, और उससे जो पैसा निकलेगा उससे फिर चुकाया जाएगा, जिससे जिससे उसने उधार लिया था उन सबको दिया जाएगा वो पैसा। ओके, बेसिकली वही चीज़ है यहाँ पे कि जो बिगेस्ट चैलेंज आया था वो ऑपरेशनल क्रेडिटर से आया था। आईबीसी में, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में जो चैलेंज किया था वो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स ने किया था। क्यों उन्होंने किया था? बेसिकली क्योंकि जब पेमेंट वाटरफॉल होता है, पेमेंट वाटरफॉल का मतलब ये कि जब कंपनी का लिक्विडेशन होगा, जब कंपनी की चीज़ों को बेचा जाएगा। फॉर एग्जांपल कोई कंपनी एक्स थी, अब वो बिल्कुल बर्बाद हो गई है, लुट गई है, कुर्क हो गई है। ओके, अगर मान लो वो कंपनी एक तरीके से जब बर्बाद हो जाएगी तो क्या होगा, बैंक सब क्या करेंगे, उनको बेचेंगे, लिक्विडेशन करेंगे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी के थ्रू। ओके, उसको इंसॉल्वेंट करके उसका लिक्विडेशन शुरू कर देंगे और फिर पैसा जब मिलने लगेगा तो एक एक करके सबको चुकाएंगे। ओके, तो अब चुकाने वालों में कौन कौन आएगा? चुकाने वालों में तो ऑपरेशनल क्रेडिटर भी आएंगे, फिर उसके वर्कर्स आएंगे जिसको पेमेंट देनी रहेगी, फिर उसके एम्प्लॉयज आएंगे और फिर उसके फिनेंशियल क्रेडिटर्स आएंगे। तो बेसिकली किस ऑर्डर में पैसा दिया जाएगा, मतलब पहले किसको दिया जाए। जैसे देखो, 4 लोगों से आपने उधार लिया था, अब आपके पास 10,000 रुपए ही हैं। ओके, 10,000 रुपए ही है मान लो, और आपको उधार चुकाना है, मतलब जिनका जिनका उधार लिया था आपने, आपको देना है। तो किस ऑर्डर में आप दोगे? पहले एक्स को दोगे कि पहले वाई को दोगे कि पहले जेड को दोगे? वो कहलाता है पेमेंट वाटरफॉल हायरार्की। तो याद रखिएगा, इस हायरार्की में एक्चुअली क्या है कि फाइनेंशियल क्रेडिटर्स और वर्कमैन और एम्प्लॉइज, इनके बाद थे ऑपरेशनल क्रेडिटर। इसलिए उन्होंने इसको चैलेंज किया था कि पहले आप इन लोग को चुका रहे हो, पहले आप फाइनेंशियल क्रेडिटर को दे रहे हो, फिर आप वर्कमैन को दे रहे हो, फिर आप एम्प्लॉइज को दे रहे हैं, उसके बाद जाके आप ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को दे रहे हो। तो ये गलत था। उनको लग रहा था कि हमको जो है वो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के बराबर रहने का अधिकार है। दिस इज व्हाट दे वांटेड। ओके, कि जब लिक्विडेशन हो कंपनी का तो हमको फाइनेंशियल क्रेडिटर के साथ ही पैसा मिले, हम नीचे क्यों रहें। ओके, बेसिकली दिस इज व्हाट दे वांटेड, कि उनको लग रहा था कि भाई ऐसा ना हो कि पैसा खत्म हो जाए। तो यही होता है बेसिकली, लिक्विडेशन के बाद एक एक करके चुकाना शुरू किया जाता है और एक हायरार्की में चुकाना शुरू किया जाता है। तो उस हायरार्की में जो है फाइनेंशियल क्रेडिटर ऊपर है और ऑपरेशनल क्रेडिटर्स नीचे हैं, एंड ऑपरेशनल क्रेडिटर्स ने इसी कारण से इसके ऊपर चैलेंज किया था। बेसिकली ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स न्यूज आइटम था, इसलिए मैंने इसको एक एक करके धीरे धीरे समझाया। आई होप अब आपको क्लैरिटी आ गई होगी, है ना। तो ये याद रखिएगा कि क्या चीज़ है। और ऑथर ने लास्ट में सपोर्ट किया है सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को और कहा है कि बहुत सही चीज़ है कि ऐसा किया गया है, बिकॉज इंडिया इज नो लॉन्गर ए डिफॉल्टर्स पैराडाइज। इस चीज़ को सत्य कर रही है जी। और जो चेस बोर्ड कॉल उत्तर प्रदेश लिखा हो ना, तो बिल्कुल ये पूरा पॉलिटिकल मुद्दा है। उत्तर प्रदेश में बसपा कांग्रेस भाजपा यही सारी चीज़ें हो रही हैं, तो इस आर्टिकल को तो हम डिस्कस नहीं ही करेंगे। ओके, ना एफर्टलेस ब्रिलियंस इज बेसिकली रिलेटेड टू आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन से रिलेटेड न्यूज आइटम है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता है, बस ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि नोवाक जोकोविच ने जीता है मेन का टाइटल, और जो विमेन टाइटल है वो नाओमी ओसाका ने जीता है। तो नाओमी ओसाका विमेन में और मेन में नोवाक जोकोविच। ओके, तो ये याद रखिएगा। नाओमी ओसाका आई थिंक जापान से है और जोकोविच आपके सर्बिया से हैं, तो ये कंट्री भी पूछ सकता है, तो ये भी याद रखिएगा। Now capable even if disabled. Now this is a very good article. Basically छोटा आर्टिकल है लेकिन अच्छा आर्टिकल है। Recently there was a case called V सुरेंद्र मोहन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। V सुरेंद्र मोहन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, और इसको ऑथर ने कहा है दिस इज वन ऑफ द डार्केस्ट जजमेंट इन इंडियाज डिसेबिलिटी राइट्स मूवमेंट। दिस इज वन ऑफ द डार्केस्ट जजमेंट बाय सुप्रीम कोर्ट इन इंडियाज डिसेबिलिटी राइट्स मूवमेंट। नाउ हुआ क्या था एक्चुअली, रिसेंटली तमिलनाडु ने क्या किया, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अपने सिविल जज के एग्जाम का जो नोटिफिकेशन था उसमें ये लिख दिया कि पर पीपल हैविंग ब्लाइंडनेस मोर देन 50% विल नॉट बी अलाउड। ओके,
पीपल हैविंग ब्लाइंडनेस विद मोर देन 50% विल नॉट बी अलाउड। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई 70% अंधा है, 70% ब्लाइंड है, तो ही विल नॉट बी अलाउड टू गिव द एग्जामिनेशन, ही विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द एग्जामिनेशन। बेसिकली इसी के ऊपर अब ये जजमेंट दिया गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा। सुप्रीम कोर्ट व्हाट इट डिड, इट अपहेल्ड द डिसीजन एंड सेड दैट इट इज रेशनल एंड रीजनेबल। ओके, तो 50% से ऊपर लोगों को सिविल जज के एग्जाम में बैठने का, 50% से ऊपर जो ब्लाइंड लोग हैं उनको अलाउ नहीं किया गया इस एग्जामिनेशन में बैठने के लिए। ओके, इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। ओके, तमिलनाडु का नोटिफिकेशन था, उसको चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि ठीक है, हाँ ये रेशनल डिसीजन है, बिल्कुल सही डिसीजन है। नाउ व्हाट आर द रीजंस गिवन बाय ऑथर्स फॉर क्रिटिसाइजिंग, ऑथर क्यों क्रिटिसाइज कर रहा है इस डिसीजन को? द फर्स्ट रीजन इज दैट जो ये व्यू है कि ब्लाइंड पर्सन्स कैन नॉट थ्राइव एज जज, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल मिसकंसेप्शन से भरा हुआ है। बिकॉज मेनी सक्सेसफुल जजेस हैव बीन ब्लाइंड, बहुत सारे सक्सेसफुल जजेस ऐसे हैं जो ब्लाइंड हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल साउथ अफ्रीका में जो जज हैं जैक याकूब हैज बीन अ वेरी सक्सेसफुल जज एंड ही इज ब्लाइंड। फिर यूसुफ सलीम हैज बिकेम द लास्ट पाकिस्तान फर्स्ट ब्लाइंड जज लास्ट ईयर। ओके, यूसुफ सलीम जो है वो पहले पाकिस्तान के ब्लाइंड जज बन गए। तो पाकिस्तान में भी आप इतने ज़्यादा रेशनल है एटलीस्ट, तो आप इंडिया में इतने रेशनल क्यों नहीं हो? दिस इज व्हाट द ऑथर इज सेइंग। Reason second is that if a blind person can become lawyer, civil servant, then why not a judge? कि अगर एक सिविल सर्वेंट बन सकता है, एक ऑथर बन सकता है, एक लॉयर बन सकता है एक ब्लाइंड पर्सन, तो एक जज क्यों नहीं बन सकता? मतलब व्हाट इज द क्राइटेरिया, मतलब क्या जरूरत है? मतलब उसको सुनना है ना, हियरिंग तो उसको सुननी है, उसको देखना तो नहीं इतना ज्यादा। तो दिस इज द रीजन गिवन बाय द ऑथर एंड ऑथर सेज दैट इट इज प्योर एंड सिंपल केस ऑफ इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन, एक इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन है। और अब जज की बात चल रही है तो फिर सुप्रीम कोर्ट भी उस समय पूरी लिबरल जो उसका एटीट्यूड है वो छोड़ रहा है। तो दैट इज द थिंग विच हैज बीन सेड बाय द ऑथर। ये रीजंस बहुत अच्छे थे, इनको ध्यान में रखिएगा। Now think differently about healthcare. Basically this article is on the public health and क्या ज़रूरत है, क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है पब्लिक हेल्थ में। तो पहले तो ऑथर ने यूएस से कंपेयर किया है, ओके, जो कि करना नहीं चाहिए था। यूएस से कंपेयर कर दिया और कहा कि इंडिया में 51 कॉलेजेस से बच्चे आते हैं पब्लिक हेल्थ के लिए, जो स्टूडेंट्स आते हैं, जो डॉक्टर्स आते हैं, वो 51 कॉलेजेस से आते हैं इन इंडिया। लेकिन यूएस में अगर देखें तो 238 यूनिवर्सिटीज़ आर देयर विच आर ऑफरिंग मास्टर्स ऑफ पब्लिक हेल्थ इन यूएसए। ओके, तो यूएसए में मास्टर्स ऑफ पब्लिक हेल्थ प्रोवाइड करने के लिए 238 यूनिवर्सिटीज़ और इंडिया में केवल 51 है। तो ये डिफरेंस है, स्टार्क डिफरेंस है। और यहाँ पे हमको अच्छा काम करना है, हमको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, हमको कॉलेजेस चाहिए, यूनिवर्सिटीज चाहिए। दिस इज व्हाट द ऑथर सेज। ओके, तो क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम तो है ही, मतलब क्वांटिटेटिव हमने देख लिया किस तरीके से वहाँ ज़्यादा नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ है, यहाँ कम नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ है। दूसरी चीज़ है कि इंटरडिसिप्लिनरी वर्कफोर्स नहीं, मतलब इंडिया में क्या है कि इंटरडिसिप्लिनरी वर्कफोर्स नहीं, केवल MBBS बच्चे ही आएंगे। अगर हेल्थ सेक्टर है तो MBBS होना जरूरी है। यूएस में ऐसा नहीं, यूएस में पब्लिक हेल्थ के लिए लॉ, इंजीनियरिंग, सोशल वर्क, मेडिसिन, फिनेंस, एंथ्रोपोलॉजी सबसे आते हैं बच्चे। ओके, लॉ, सोशल वर्क, मेडिसिन, फिनेंस, एंथ्रोपोलॉजी हर जगह से आते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है और फिर उनको इंक्लूड कर दिया जाता है। बट इंडिया में ऐसी डाइवर्सिटी नहीं है, इंडिया में ऐसी डाइवर्सिटी नहीं है। ओके, तो वही चीज़ ऑथर ने कहा है कि हमको ज़रूरत है। फिर ऑथर ने कहा है कि हमको इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की ज़रूरत है। वी हैव टू इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट ऑल्सो इन द हेल्थ केयर सेक्टर। जो गवर्नमेंट बजटिंग करता है उसमें ज़्यादा जरूरत है हमको बजट बढ़ाने की, क्योंकि ये बिना पैसे के तो कुछ नहीं होगा। तो दैट इज द थिंग। नाउ अनदर थिंग हाईलाइटेड बाय द ऑथर इज दैट देयर इज अ नीड ऑफ काउंसिल ऑफ पब्लिक हेल्थ। एक काउंसिल ऑफ पब्लिक हेल्थ करके बॉडी बनाने की बात ऑथर कर रहे हैं, जो कि इस पूरे प्लान को देखेगी, मॉनिटर करेगी एंड इसके अलावा वो अलग अलग एजेंसीज के साथ इंटरडिसिप्लिनरी तरीके से कांटेक्ट भी करेंगी और सिनर्जी के साथ रहेंगे भी। तो काउंसिल ऑफ पब्लिक हेल्थ की बात की जा रही है। एंड काउंसिल ऑफ पब्लिक हेल्थ जो है वो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के साथ भी बात करेंगे और करिकुलम इस तरह से डेवलप करेंगे कि बच्चों को बहुत पहले से ये सारी शिक्षा पब्लिक हेल्थ के बारे में मिलने शुरू हो जाए। तो काउंसिल ऑफ पब्लिक हेल्थ का पॉइंट याद रखिएगा। यूएसए में जो यूनिवर्सिटीज़ का मैंने पॉइंट बताया वो, बजट में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की बात मैंने बताई वो, और इंटरडिसिप्लिनरी मतलब अलग अलग ब्रांचेस, अलग अलग फील्ड से लोगों को लाने की बात मैंने बताई। तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। लर्निंग टू प्रोब अर्ली। नाउ दिस आर्टिकल इज रिटन ऑन द वीकनेस ऑफ इंडिया हायर एजुकेशन सिस्टम। तो बेसिकली इंडिया का हायर एजुकेशन सिस्टम जो थोड़ा वीक है उसके बारे में आर्टिकल लिखा गया। और रिसर्च, स्पेशली रिसर्च एंड डेवलपमेंट की अगर बात करें तो वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा खत्म है इंडिया में। ओके, तो रीज़न क्या है उसके, विच व्हाट आर द रीजंस फॉर दिस वीकनेसेस? तो फर्स्ट इज दैट, क्या क्यों ऑथर ने ऐसा कहा है कि इंडिया में जो सिस्टम है वो वीक है? रीजंस आर दैट फर्स्ट, इंडियाज ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इज वेरी लो। इंडियाज ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इज वेरी लो एंड चाइना में ग्रॉस एनरोलमेंट जहाँ 48.4% है, यूएसए में जहाँ 88.4 है, वह इंडिया में 25.8% है इन द हायर एजुकेशन सेक्टर। सेकंड, रिसर्च अभी भी बहुत ज़्यादा वीक है इंडिया में। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम में रिसर्च को देखें तो बहुत ज़्यादा वीक है एंड
रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ और टीचिंग यूनिवर्सिटीज़ में इतना कम इंटरेक्शन होता है कि मतलब क्या बोला जाए, मतलब बहुत कम इंटरेक्शन होता है टीचिंग यूनिवर्सिटीज़ और रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ में। और 80% स्टूडेंट जो है जो कि हायर एजुकेशन में एनरोल्ड है वो केवल और केवल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में। ओके, तो अंडर ग्रेजुएट ही कर रहे हैं वो अभी तक। मतलब 80% लोग केवल BA BE और ये सारी चीज़ें ही करते रहते हैं, और रिसर्च के नाम पर कुछ नहीं करते। मतलब रिसर्च कब करेंगे? जब MA करेंगे, PhD करेंगे, MBA ये करेंगे, अलग अलग मास्टर्स करेंगे। ओके, तो इसके बाद ना करेंगे रिसर्च, लेकिन वो सारी चीज़ें करते ही नहीं हो। सब के सब 80% तो अंडर ग्रेजुएट ही है। ना व्हाट आर द सॉल्यूशंस टू इंप्रूव द रिसर्च? सॉल्यूशंस क्या है कि अंडर ग्रेजुएट रिसर्च को इंप्रूव करो। मतलब कंसेप्ट ऑफ अंडर ग्रेजुएट रिसर्च, मतलब जब आपको पता है कि 80% बच्चे आपके अंडर ग्रेजुएट हैं, तो आप अंडर ग्रेजुएट रिसर्च का कंसेप्ट क्यों नहीं स्टार्ट करते हो? दूसरा कि आप इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं बढ़ाते हो? 6% ऑफ GDP के बराबर पैसा चाहिए, आप 1 2 3% पे अटके हुए हो। मतलब 3% तो मैंने ज़्यादा ही बोल दिया, इतना भी नहीं है इंडिया में। तो इन्वेस्टमेंट अगर आप GDP का नहीं करोगे ज़्यादा हिस्सा, तो फिर किस तरीके से आपका रिसर्च और डेवलपमेंट और एजुकेशन सिस्टम इंप्रूव होगा? 6% तक का इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। देन UGC और अदर बॉडीज को चाहिए कि वो रेपुटेबल जर्नल लाएं एंड गेट रिड ऑफ द फ्रॉड जर्नल। तो फ्रॉड जर्नल्स को हटाएं और रेपुटेबल जर्नल्स लाएं। फिर UGC को कंपलसरी कर देना चाहिए कि 5000 वर्ड का एक रिसर्च पेपर आपको सबमिट करना है। ओके, 5000 वर्ड्स का एटलीस्ट आपको रिसर्च पेपर सबमिट करना। दिस शुड बी मेड कंपलसरी बाय द UGC। तो बेसिकली दीज आर द सजेशंस गिवन बाय द ऑथर। ओके, तो अपन ने 5 ये डिस्कशन कर लिए, 5 डिस्कशन आउट ऑफ 6। एक हमने केवल वो पॉलिटी वाला छोड़ा है। नाउ इन्वेस्टमेंट ओवर सब्सिडीज, दिस इज अ न्यूज आइटम अगेन, अ वेरी गुड न्यूज आइटम। तो पहले तो बोला गया एग्रेरियन क्राइसिस का कोर क्या है। तो एग्रेरियन क्राइसिस का मेजर जो रीजन है वो ये है कि एग्रीकल्चर जो प्रोडक्टिविटी है, जो ईल्ड है, वो बहुत ज्यादा कम है। जो रिटर्न आ रहा है फार्मर्स के पास वो बहुत ज़्यादा कम आ रहा है। उसका एक रीज़न ये है कि जो पॉपुलेशन है वो इतनी ज़्यादा है कि फ्रेगमेंटेड लैंड है। लैंड बहुत फ्रेगमेंटेड है, छोटे छोटे यूनिट्स ऑफ लैंड है, छोटी छोटी यूनिट्स है लैंड। ओके, तो इसके कारण की जो ईल्ड है बहुत कम आती है, जो प्रोडक्टिविटी है बहुत कम आ जाती है, और उसके कारण का जो रेम्यूनरेशन है वो घट जाता है। नो, ऑथर ने कहा है कि जो पब्लिक पॉलिसी है रिगार्डिंग एग्रीकल्चर दैट नीड्स अ रिकन्फिगरेशन। रिकन्फिगरेशन किस तरीके का? मतलब ही वांट दैट एग्रीकल्चरल सब्सिडीज जो है उनको आप रिप्लेस कर दो कैपिटल फॉर्मेशन या इन्वेस्टमेंट से। मतलब इन्वेस्टमेंट इज नीडेड मच मोर देन दैट ऑफ योर सब्सिडीज। ओके, अभी लगभग 35-40 सालों से हमने देखा कि सब्सिडीज ने बहुत ज़्यादा रिप्लेस कर दिया है पब्लिक इन्वेस्टमेंट फॉर एग्रीकल्चर को। तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जब तक नहीं होगा एग्रीकल्चर में, अब ग्रोथ होना संभव नहीं है। क्योंकि हमने देख लिया सब्सिडीज देके, सब्सिडीज का कोई नतीजा निकलता नहीं है। सब्सिडीज का जो पैसा है वो उसका यूज़ सबको मिलता नहीं है। दूसरी चीज़, उसका जो बेनिफिट है वो शॉर्ट टर्म का बेनिफिट है। ज़्यादा बेनिफिट चाहिए तो आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, डिफरेंट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस में आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अलग अलग चीज़ों में आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो वही चीज़ बोला जा रही है ऑथर द्वारा कि जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट अगर आएगा तो वो उसका बेटर रिजल्ट आपको दिखेगा ईल्ड में भी, और रूरल पॉवर्टी को भी खत्म करने के लिए। प्लस आपका बहुत सारे जो वाइड रेंज ऑफ फार्मर्स हैं, जो शेयर क्रॉपर्स हैं, उनको भी कवर करेगा ये। एंड इसका जो इम्पैक्ट है वो फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन सब्सिडी से ज़्यादा रहेगा। तो बेसिकली वही चीज़ पिच की गई यहाँ पे कि सब्सिडीज़ को रिप्लेस करके आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ। दिस इज व्हाट हैज़ बीन डिस्कस्ड इन दिस न्यूज़ आइटम। ओके, तो आई होप आपको क्लैरिटी आ गई होगी। अब इस साल जो वोट ऑन अकाउंट आएगा बेसिकली आई थिंक, और ये नहीं आएगा आपका फुल बजट तो नहीं आएगा क्योंकि इलेक्शन का ईयर है। नाउ सुप्रीम कोर्ट सीक्स काउंट ऑफ डिटेन्ड फॉरेनर्स। नाउ डिटेन्ड फॉरेनर्स क्या है बेसिकली, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा कंसेप्ट बताऊँ। असम की बात चल रही है। असम में क्या होता है बेसिकली, देयर आर डी वोटर्स, इनको डी वोटर्स कहा जाता है। क्यूरियस केस ऑफ डी वोटर्स लिखा है ना। डी वोटर्स यानी कि डाउटफुल वोटर्स। डाउटफुल वोटर्स ऐसे लोग होते हैं जिनके पास प्रॉपर पेपर वर्क नहीं होता है टू प्रूव देयर सिटीजनशिप। ओके, इफ यू डू नॉट हैव अ प्रॉपर पेपर इन असम, अगर आपके पास असम में प्रॉपर पेपर नहीं है जो कि प्रूव कर रहा है आपकी सिटीजनशिप, देन यू कम अंडर द कैटेगरी ऑफ डी वोटर्स और डाउटफुल वोटर्स। नाउ इनका जो केस है वो फॉरेन ट्रिब्यूनल्स, फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स में रेफर किया जाता है। बहुत सारी फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स हैं स्टेट में, असम में, तो वहां पर रेफर किया जाता है डी वोटर्स का केस। अब अगर फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स के सामने भी उन्होंने फेल हो गए वो अपने सिटीजनशिप प्रूव करने के लिए, तो उनको डिटेन्ड डिटेंशन कैंप्स में भेज दिया जाता है एंड दे आर डिक्लेयर्ड फॉरेनर्स। ओके, DF बन जाते हैं, वो डिक्लेयर्ड फॉरेनर्स बन जाते हैं। डी वोटर्स रहते हैं जिनको डाउटफुल वोटर्स बोलते हैं, उनका केस कहाँ जाता है, फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स में जाता है। फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स में अगर वो उन्होंने अपनी सिटीजनशिप प्रूफ नहीं कर पाए तो फिर क्या होगा कि उनको डिक्लेयर्ड फॉरेनर्स बोल दिया जाएगा, DF डिक्लेयर्ड फॉरेनर्स। और डिक्लेयर्ड फॉरेनर्स होने के बाद उनको कहाँ भेज दिया जाएगा, डिटेंशन कैंप में। अब डिटेंशन कैंप ये हिटलर वाला डिटेंशन कैंप नहीं है। डिटेंशन कैंप बेसिकली ऐसे एक सेंटर्स हैं जहाँ पे लोगों को भेजा जाता है, डिक्लेयर्ड फॉरेनर्स को। ओके, डिक्लेयर्ड फॉरेनर्स को भेजा जाता है एंड दे आर केप्ट देयर टिल दे आर डिपोर्टेड। फिर उनको डिपोर्ट
किया जाता है ना, उनकी कंट्री में। असम से आया, जैसे असम से आया तो असम में भेजा जाएगा, तो तब तक के लिए जहाँ रखा जाता है वो कहलाता है डिटेंशन कैंप्स। तो बेसिकली दिस वाज द न्यूज़ आइटम। आई होप आपको डी वोटर्स और ये कंसेप्ट भी समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेजेस। ओके, सो यहाँ पे बेसिकली फाइनेंस मिनिस्टर ने बात की है पीएसबीज को, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, टू हाइक क्रेडिट टू एमएसएमईज। तो मीडियम स्मॉल एंड ये जो इंडस्ट्रीज हैं, इंटरप्राइजेस हैं, ओके, स्मॉल स्केल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, इनके लिए पैसा ज़्यादा निकालने की बात की जा रही है। अभी रिसेंटली हमने देखा था कि जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की और सेंटर की थोड़ा लड़ाई चल रही थी, तो उसमें एक इशू ये भी था कि एमएसएमईज को क्रेडिट ज़्यादा दिए जाए। ओके, पीसीए नॉर्म्स के कारण इनको क्रेडिट नहीं मिल पा रहा था। पीसीए मतलब कि प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के कारण इनको ज़्यादा पैसा मिल नहीं पा रहा था। बट इसकी मांग की जा रही थी सेंटर द्वारा अगेन एंड अगेन, बिकॉज एमएसएमई जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर है इंडिया का। बहुत ज़्यादा जीडीपी इंडिया की डिपेंड करती है, 30-35% जीडीपी लगभग उसकी डिपेंड करती है। प्लस बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि एम्प्लॉयमेंट जिनको कौन दे रहा है, जो एमएसएमई सेक्टर से एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। तो बेसिकली दैट इज द रीजन वाई बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट अर्ज करती है पब्लिक सेक्टर बैंक्स के द्वारा कि आप प्लीज क्रेडिट प्रोवाइड करो, इनको इंप्रूव क्रेडिट मैकेनिज्म और उनकी हेल्प की जाए। ओके, बेसिकली दिस इज व्हाट हैज बीन डिमांडेड अगेन एंड अगेन। ओके, सो लेट्स मूव टू द स्पोर्ट्स सेक्शन। हमने न्यूजीलैंड के साथ सीरीज अपनी जीत ली है। न्यूजीलैंड के साथ हमारी सीरीज हो रही थी इंडिया न्यूजीलैंड, तो वी हैव वॉन दैट सीरीज। एंड नाउ लेट्स कम टू द लास्ट पेज। यहाँ पे आपको पहले अपॉर्चुनिटी रोवर दिख रहा होगा। तो अपॉर्चुनिटी रोवर नासा का मिशन है। पहली चीज तो ये, अभी रिसेंटली इसने 15 साल कंप्लीट किए थे ऑन द सर्फेस ऑफ मार्स। ओके, एंड इट माइट हैव डाइड नाउ। ओके, क्योंकि रिसेंटली एक स्टॉर्म आया था रेड प्लैनेट में। मार्स को ही रेड प्लैनेट बोलते हैं, फोबोस डीमोसोस की सैटेलाइट्स हैं, और वहाँ पे एक मैसिव स्टॉर्म आया था जिसके कारण कि हो सकता है अपॉर्चुनिटी रोवर मर गया हो या डाई हो गया, मतलब उसका ऑपरेशन खत्म हो गया हो। तो नासा का अपॉर्चुनिटी रोवर था, मार्स पे था और 15 साल रिसेंटली कंप्लीट किए थे। रिमेंबर दीज 3 वर्ड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। नासाज अपॉर्चुनिटी रोवर, नासा का था अपॉर्चुनिटी रोवर, 15 साल रिसेंटली कंप्लीट किए थे, और इट माइट हैव डाइड आफ्टर मैसिव स्टॉर्म। रेड प्लैनेट कहा जाता है मार्स को, और फोबोस डीमोस उसकी 2 सैटेलाइट्स हैं, ये भी याद रखेगा। नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज आर द टॉप किलर्स, दिस इज व्हाट डब्ल्यूएचओ हैज सेड। तो डब्ल्यूएचओ ने रिसेंटली डाटा निकाला जिसमें बताया कि डायबिटीज, कैंसर, हार्ट डिसीज, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज है, दीज आर द मेजर किलर्स। ओके, 70% जो डेथ हुई है वो इनके कारण हुई है, ना कि कम्युनिकेबल डिसीज कारण। याद रखिएगा कि इस समय की जो ये लाइफस्टाइल डिसीजेज हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेज, हार्ट अटैक और आपकी कैंसर, डायबिटीज, ये सारे रीजंस ज़्यादा है डेथ के, और बाकी चीज़ें कम है। ओके, और ये डॉक्टर्स ने रिकमेंड किया है दैट यू शुड ईट लेस एंड एंजॉय योर फूड बाय ईटिंग स्लोली खाइए, कम खाइए, प्लस फिल हाफ ऑफ योर प्लेट विद फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, अवॉइड ओवर साइज्ड पोर्शंस एंड अवॉइड ट्रांस फैट। ओके, तो जो ट्रांस फैट है उसको अवॉइड करिए, और इस तरीके का खाना, थोड़ा एक संयमित आहार लीजिए। ये नहीं कि फ्राइड राइस और पास्ता, बिरयानी और ये सारी चीज़ें खा रहे होंगे। तो मैंने भी अभी रिसेंटली ज़्यादा खाना शुरू किया, तो मैं भी अब आज इस न्यूज़ आइटम को पढ़ने के बाद इसको बंद करूँगा। ओके, सो दैट इज़ इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक आवर वीडियोज़। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। दैट इज़ इट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।